वोट कश्मीरी लोगों से लिए कि मैं बीजेपी को बाहर रखूंगा। खूबसूरत से खूबसूरत तरीन शाल डाल दिया। वो शाल वाले भी बेचारे खुश हैं, उनका रेट बढ़ गया, इतने हमने शाल ली है। परसों मैं आपको बता दूं, मुझे एक ऑफिसर ने बोला, हंसा रहा था, बोला सर किसी को बोलना नहीं, तो मैं तो उनका नाम नहीं ले रहा हूँ उनको। यहाँ एक आए थे सेंट्रल मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे वो वाला शॉल चाहिए जो उमर साहब ने वहां डाला। तो उमर साहब के शॉल इतने हिट हो गए हैं कि जो वहां से आता है बोलता मुझे शॉल 2-3-2.5-3 करोड़ के उनने डाले। जो बीजेपी का बंदा आता है उसके साथ या ये दिल्ली में बैठे होते हैं या इधर बैठे होते हैं। नाजरीन आदाब, नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क, मैं हूं आपका मेजबान याह्या सुल्तान। नाजरीन आज हमारे साथ है एक खास मेहमान, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन। सज्जाद साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सज्जाद साहब, पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरबार मुख की मुंतकिली को लेकर सज्जाद गनी लोन साहब क्या कहेंगे? देखिए इसके दो पहलू हैं, ट्रेडिशनल है तो उसका एक माने, और बाकी ये है कि यहाँ कश्मीर में कुछ लोग नाखुश हैं कि चले जी एटलीस्ट सरकार यहाँ होती थी तो कोई देखता था, अभी चले गए जैसे राजा महाराजा जाया करते थे। तो लेकिन ये भी है कि जम्मू भी जो है वो भी ठप हो गया था, तो वहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर, बहरहाल वो चलता रहता है। सो ले दे के चूंकि हम सब ने बचपन जम्मू में गुजारा है, तो हमें वो एक नॉस्टैल्जिया तो है कि विंटर में जम्मू जाएंगे। तो आई वुड से इकोनॉमिक कॉस्ट को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, एट अ पर्सनल लेवल खुशी होती है कि वहाँ चहल पहल होगी, शहीदी चौक, रघुनाथ बाजार, हमारा तो उधर ही ज्यादा जो है आइडेंटिफिकेशन ज्यादा है क्योंकि हम उधर ही रहते थे। सरकार का 1 साल मुकम्मल हुआ है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो वादे हमने किए हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं, वफा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है अपने वादे निभाने में, या आपको लग रहा है कि सरकार जो कह रही है उसमें कोई सच्चाई है? देखिए मेरी आप बात सुने, इसके दो पहलू हैं, एक कि सरकार कैसी चल रही है, और दो जो उन्होंने वादे किए हैं। वादे में तो 0 on 100, अगर उन्होंने 40 या 50 या 100 वादे किए, एक भी पूरा नहीं कर पाए। और वादों की एक मुद्दत होती है, ये टाइमलेस नहीं होता है। अब मान ले ये कोई चीज 5 साल के 2 दिन पहले कर दे तो वो तो वादा नहीं, वो तो वादा खिलाफी होगी। एक वादा था कि हम जो एप्लीकेशन फीस है नौकरियों का, वो हम माफ कर देंगे। और इसमें मुझे याद है मैंने इनके जो सीएम साहब हैं, इनका जो तकरीर देखा था, इस गर्मजोशी से बोल रहे थे, तो मुझे तब लग रहा था कि कहीं जो इस साल का फीस है गवर्नर टाइम का, वो ये कहीं जेब से ना दे। अब मैंने सवाल पूछा तो 31 करोड़ रुपया अभी तक बच्चों ने एप्लीकेशन फीस भरा है। 31 करोड़ रुपया मींस 5 साल में 150 करोड़ रुपया। पहला झूठ। और इन्होंने बोला है, उस सवाल में मैंने पूछा है कि क्या आप ये इनको वापस देंगे क्योंकि आपका इलेक्शन का प्रॉमिस था, ये मैंने सवाल में पूछा है, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप ये माफ करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मींस कि आने वाले 5 साल में एक झूठ 150 करोड़ का है। ये अभी एक छोटा झूठ है, ये बड़ा झूठ नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार नाकाम है इस वक्त पूरी तरह, उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत वाली? नाकाम नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट, ग्राउंड पर कहीं नहीं दिखता है कि ये। फिर अब आप दूसरा बोलेंगे कि ये ड्यूअल पावर है, बोलेंगे ना आप, ये आपका दूसरा सवाल होगा। मुझे बताइए, अर्बन डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें रूल्स चेंज करने तो इनकलाब आ जाएगा। जो दुबई आज देख रहे हैं, अगर वहां के जो बादशाह हैं, अगर वो रूल्स चेंज नहीं करते, आज की दुबई दुबई नहीं होती। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके कर लें, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएं। गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग, गवर्नमेंट इज एन एनेबलिंग इंस्टीट्यूशन। एनेबलिंग इंस्टीट्यूशन होती है। कश्मीरी कौम को एक बार रूल्स दे, लिबरलाइज्ड रूल्स, डीरेगुलेशन दे दे, आप देखिए वो क्या करेंगे, यहाँ क्या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इट इज पीपल, जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां तो आपने बंद कर दी, जो बची हुई है वो आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, वो डिस्पाइट गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट के बावजूद, न कि गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट सिर्फ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उमर अब्दुल्ला, आप पे लगातार इल्जाम आयद करें कि इन्होंने राज्यसभा में वोट नहीं डाला, इन्होंने इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट भी किया, उस पर आपका क्या थोड़ा सा रद्द अमल है? नहीं, ये तो अब सबसे शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मैं गया नहीं,
अभी तो जिन्होंने वोट इनको डाले ये उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब जिसने वोट नहीं डाला उसकी तो बात ही नहीं है। ये फिक्स्ड मैच था। दिल्ली से इनको आया कि भाई देख लो, एक तो कांग्रेस को इंक्लूड नहीं करना और दूसरा ये है कि एक सीट हमें दे देना, मतलब बीजेपी को। और उसमें इनको जो करना था उन्होंने कर दिया। मेरा एक सवाल है उमर साहब, अपना सीएम साहब से, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो चारों सीटें जीतेंगे तो सीट नंबर 1 या 2 उन्होंने कांग्रेस को क्यों नहीं दी? वो उनके अलायंस पार्टनर हैं। और दूसरी बात यह है, अगर बीजेपी हमें स्टेटहुड नहीं देती है उसके बाद एक पार्टी बचती है जो हमें कभी स्टेटहुड देगी, वो कांग्रेस है। उस कांग्रेस से जो कल हमें स्टेटहुड दे सकती है, आप एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ पड़े कि दिल्ली वालों ने बोला था लड़ पड़ो। ये दिल्ली का डायरेक्शन था, ये एक टोटल फिक्स्ड मैच था। आप जहां बोलो मैं खड़ा होकर कहने के लिए तैयार हूं। ये यहां जो इनका होता है गवर्नर साहब के साथ, ये भी फिक्स्ड मैच है। ये क्या ये सरकार बराबर 5 साल मुद्दत अपनी पूरी करेगी? मुझे नहीं पता है, तो लेकिन ये है कि अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि 5 के 5 साल करे। जो मेरी कौम है वो एटलीस्ट बेदार हो जाए, कि उनको मालूम पड़े कि जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के खिलाफ लड़ेगी, 370 वापस लाएगी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी बीजेपी है। देखो, जो सबसे बड़ी बात है, खैर पहले मैं 5 साल की बात करता हूं, रहेगी या नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम है, रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन फिक्स्ड मैच है तो रह भी सकता है। फिक्स्ड मैच में ये भी हो सकता है कि साहब हम बहुत जलील हो रहे हैं, कुछ करिए, हमको उतार दीजिए। मुझे लगता है एंड पर ये इनको भीख मांगने जाएंगे कि साहब हमें उतार दो, कुछ कर दो, हमें क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करो। क्योंकि हमने एक फिक्स्ड मैच प्री इलेक्शन भी था, तब हम बोल नहीं पा रहे थे। इनने एक डिस्कोर्स क्रिएट किया था और हमारी अवाम जो है उनको ये भूल ही जाता है ना, उनकी मेमोरी स्पैन बहुत कम है। उनको भूल जाता है कि असल तो पहला जो अलायंस बीजेपी के साथ है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ। और उस वक्त जब बीजेपी को कोई टच करने के लिए तैयार नहीं था पूरे हिंदुस्तान में, मतलब मुसलमानों में स्पेशली, द फर्स्ट बिग मुस्लिम टू टीम अप विद बीजेपी आउटसाइड बीजेपी वाज द अब्दुल्ला फैमिली। ये दिस विल ऑलवेज बी देयर। अब यहाँ की जो मीडिया है वो सोई रहती है तो उससे ज्यादा हमारे लोग सोए रहते हैं। लेकिन ये है कि फिक्स्ड मैच पहले दिन से था, इनको ग्लोरीफाई किया। जैसे कि आप ईडी रेट्स देखें, इलेक्शन से पहले रोज फारूक साहब को बुलाते थे, आज वो ईडी कहां चली गई, आपको दिखी कहीं? तो वो ईडी क्या डराने के लिए थी? डराने के लिए होती तो जेल डाल देते, वहां जेल में तो भरा नहीं उन्होंने। इसका मतलब है ग्लोरीफाई करने के लिए कि देखो ये खड़े हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, बाकी सब मिले हुए। वरना बताए ना वो ईडी वाले कहाँ गए? अब मैंने इंटरव्यू दिया, हो सकता है आप दिखाने के लिए भेज दें कभी, बट उन दिनों तो मुझे लगता है हर महीने में आते थे। ये फारूक साहब समन फॉर बाई ईडी, फारूक साहब समन फ्रॉम ईडी। फिर वो बाहर आते थे, फिर वो बोलते थे मैं डरने वाला नहीं हूं। व्हाट वाज दैट? वो तो एक ड्रामा था। और हमारे जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं पाए हकीकत क्या है और अफसाना क्या है। उमर अब्दुल्ला हंदवाड़ा गए, वहां पर अवामी जलसे से किया खताब, आपको निशाना बनाया, आप पे कई इल्जामात लगाए, उस दौरे को क्या कैसे आप ले रहे? जलसा तो नहीं था, शायद कन्वेंशन था कि पब्लिक की वो मीटिंग थी। मुझे लगता है जलसा था। कुर्सियां तो थी लेकिन लोग कहीं नहीं थे। यार एक बात बता दूं, असेंबली चल रही है, चीफ मिनिस्टर के पास 30 या 32 डिपार्टमेंट हैं। उस असेंबली को छोड़कर, जो कि सिर्फ 5 दिन थी, देखा जाए तो 5 ही दिन थी। पहले दिन ऑबिचुरी थी, फिर राज्यसभा का था इलेक्शन, उस दिन भी, फिर 2 दिन छुट्टियां थी, फिर 5 दिन थी। उसमें से एक दिन इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द असेंबली ही गोज ऑल द वे टू हंदवाड़ा। 8-10 एमएलए साथ लेते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडवाइजर साहब भी साथ होते हैं जो चाणक्य बने हैं नए, और फिर नए राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो भी होते हैं। जबरदस्त सिक्योरिटी, अपनी Z+ टों 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 टों, जो ये बोल रहे थे कि एलजी साहब को होता, अब तो उनसे बड़ा होता है इनका, लाल बत्तियां 8-10 लोग। तो मैं तो कहता हूँ हार्ट अटैक वाला जो अगर कोई किसी का कमजोर दिल हो वो तो मर ही जाए इतना ये देखकर, अल्लाह जिंदा रखे सबको। तो वो वहां जाते हैं, तो शायद डराने आए थे, तो मुझे लगता है कि खुद ही डर के वापस गए होंगे। उनको मालूम लग गया होगा कि ये इन्वेस्टमेंट भी तो गई जो आज वाली की थी, क्योंकि आज अगर नहीं आए लोग तो फिर कब आएंगे? और जहां तक इल्जामों का है, हाँ कुछ लग ऐसा रहा है कि जो 42 लोगों ने बाकी जगह से जीता है इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, वो ठीक है। और जिन
47 ने, बाकियों ने जीता है, वो भी ठीक है। एक गलती है, जहां कुछ गड़बड़ लगता है, वो मेरी सीट है। वो आपको लगातार बोल रहे हैं कि पुलिस ने इससे जिताया, आप इसको थोड़ा सा कर सकते आप मुझे बताइए, पुलिस का क्या रोल है? अगर पुलिस का रोल होता तो फिर वो हर जगह जिताते। हैं? वाई नॉट इन पटन? वहां तो हम 500 से हारे हैं। वाई नॉट इन लंगेट? आप बताइए, लंगेट में तो हमें लग रहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं, और यहां भी दिल्ली से कौन आया और किसने इंटरवीन किया? खैर, हम वो नहीं कहना चाहते हैं। अगर दिल्ली चुप करके बैठती तो हमारा आंकड़ा भी 3 या 4 होता। लेकिन जो हो गया सो हो गया, हमें रोने की आदत नहीं है। लेकिन ये तो हार, मतलब दे आर बैड लूजर्स। फिर बोलते हैं डिलिमिटेशन। मेरा क्या डिलिमिटेशन से लेना देना है? द फर्स्ट लीडर हु वेलकम डिलिमिटेशन, जब सारी सीटें जम्मू चली गई एक के बगैर, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये रिकॉर्ड है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। उन्हें ये भी वेलकम किया कि 5 सीटें जम्मू और 1 कश्मीर। और मेरा रद्द-ए-अमल क्या था उस वक्त? बदतमीजी पर मैं उतर आया मरकज के खिलाफ। 1 2 डिलिमिटेशन का जुल्म, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे से लेकर हर गुना जो ये खुद करते हैं उस पर किसी और पर उंगली डालना, बीजेपी की गोद में बैठना, बाकी सबको बीजेपी बोलना, ये इसमें महारत जो है, मैं इनका कंपीट नहीं कर पाऊंगा, वो हमें मानना पड़ेगा। झूठ दे स्पीक कन्विंसिंगली, इन जैसा कन्विंसिंग झूठ में कोई नहीं होगा। वो मैं इनको दे देता हूं, आई विल गिव दैट। आप मेरी बात सुनो। हर जगह अदल बदल हुआ। जो इलाके मेरे से काटे गए उनमें मेरी 1100-1200 की लीड थी। जो लाए गए 2019 के इलेक्शन, उनमें मेरी 1000 की लीड थी। तो एनसी का कौन सा ये था? बल्कि ये है जो लाए गए हिस्टोरिकली मेरे फादर वहां से ट्रेल करते थे, उनने कभी उस एरिया से लीड नहीं ली। जैसे द्रगुमला बेल्ट है, वो ट्रेडिशनली वीक बेल्ट माना जाता है, राइट? और आज भी अगर पुरानी इलेक्शन देखा जाए, पुराना डिलिमिटेशन से पहला वाला उसका ऐड किया जाए, तो मैं तो 3,500-4 हजार से जीत रहा हूं। अगर किसी को रोना चाहिए डिलिमिटेशन के बारे में, वो मुझे रोना चाहिए, और रो ही रहे। इट इज, आई कांट बिलीव इट। और सीएम साहब का, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे हमेशा अंदाजा था कि ये सच्चे इंसान, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये सवेरे उठ के रोज कसम खाते हैं, लगता है कि आज तो सच नहीं बोलूंगा। और ये 3 से 65 दिन लगता है, सवेरे उठ के पहला काम करते हैं, कसम खाते हैं कि आज मैं सच नहीं बोलूंगा। आई एम सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड। ही लाइज थ्रू हिज टीथ, बहुत झूठ बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सियासत जो है झूठ पे मबनी है। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुझे स्टेटहुड वापस नहीं मिलता है तो वो रिजाइन करेंगे। आप इस चीज को कैसे ले रहे हैं? क्या वो कब करेंगे? ना तो यार अमित शाह जी हमें टाइमलाइन दे रहे हैं कि स्टेटहुड कब देंगे, ना ये टाइमलाइन दे रहे हैं रिजाइन का कब है। अब अगर उन्हें 5 साल के बाद जब 3 दिन रहे होंगे फिर बोलेगा मैंने बोला था ना मैंने रिजाइन करूंगा, लो मैंने, वो कहां चलेगा? लोगों की जान बचाएं, अभी दे दें, इनके लिए भी अच्छा होगा। ये देने वाले रिजाइन नहीं देंगे। हाँ, फिक्स्ड मैच के हिस्से में अगर कुछ हुआ तो तब, अदरवाइज नहीं। एक और बात ये कह रहे हैं हमेशा कि ये सिर्फ सज्जाद साहब जो है सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बनाते हैं, पीडीपी के तय इनका नरम लहजा है, ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमारा कुछ नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कत्ल में तो हम दोनों को सेम मानते हैं, दोनों का सेम होगा। ब्लाइंडिंग्स में थोड़ा पीडीपी का ज्यादा है, उनने अंधे ज्यादा किए हुए। तो बाकी जो किलिंग्स हैं, किलिंग्स में तो मुझे लगता है सेम होंगे। बल्कि उसमें भी अगर 90s देखी, जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, तो तब तो थोड़ा पल्ला भारी पीडीपी का ही। लेकिन सिविलियन किलिंग्स में आई थिंक ये आगे हैं, पीडी और पीएसए में एनसी आगे है। अभी क्या करूं यार, ये तो कौम को भी देखना चाहिए। जो पीएसए गए वो 99% कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान थे। जो सिविलियंस मरे वो 90% कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान थे। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज अ रियलिटी। मैं मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, और वही लोग उठ के फिर वोट दे। अब क्या करें? रिजर्वेशन के मामले पर सज्जाद गनी लोन का अगला कदम क्या हो सकता है? देखो, अब मैं आपको बात बताऊं, जो रिजर्वेशन का मामला है ये ऐसा एक कोई पजल नहीं है। रिजर्वेशन डेटा की हेल्प से, पहले एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बिकॉज आप इसमें प्रूव कर सकते हैं कि किस खित्ते को कितना नुकसान हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट डेटा नहीं दे रही है, ना डेटा दे रही है, ना खुद इनमें इतनी अकल है या कैपेबिलिटी है। अकल है कुछ अजीब लगता है, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट आई थिंक उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये उस डेटा को
यूटिलाइज करके मैथमेटिकली प्रूव करें कि इस रीजन को नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने जो मांगा था, मैं इनको बोलता हूं कि चलो मुझसे नहीं, चलो आप खुद करो। आपने अगर कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, दे शुड हैव कम अप विद अ साइंटिफिक प्रपोजल। उनको साइंटिफिकली एग्जामिन करना चाहिए था रिजर्वेशंस को। सो 25 रिक्रूटमेंट्स और 50 रिक्रूटमेंट इज अ गुड सैंपल साइज, कि आप आखिरी 25 या 50 रिक्रूटमेंट जो हुई हैं उनको ले, उनमें मेरिट लिस्ट देखें कि जब बच्चे इम्तिहान के लिए बैठे, फॉर एग्जाम्पल क्लार्क, देखिए मेरिट लिस्ट में इम्तिहान में पहले 300 कौन थे, फिर जब हमने इन पर रिजर्वेशन लगाई तो सिलेक्शन लिस्ट में 300 कौन थे। तो आपको साफ निकल जाएगा कि किस रीजन को नुकसान हुआ है, किस कम्युनिटी को नुकसान हुआ है, किस कास्ट को नुकसान हुआ है, किस सब कास्ट को नुकसान हुआ है। वो ये कर नहीं रहे, बिकॉज इट्स नॉट थियरेटिकल। ये थियरेटिकल नहीं है, एक रियलिटी है। और हर रिक्रूटमेंट लिस्ट के साथ हमें डेटा मिलता है, जो हम बोल रहे हैं रिजर्वेशंस के लिए, वो डेटा या उसको प्रूव करेगी कि यस हम सच बोल रहे हैं, या डिस्प्रूव करेगी हमें कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। मेरा मानना है, और अभी जो कल एक का जवाब दिया था उन्होंने, उसमें मैंने दिखा दिया कि जो सर्टिफिकेट्स इशूड है, जहां 100 में से 72 सर्टिफिकेट्स वहां इशू होती हैं कैटेगरीज की, और 28 यहाँ, विच मीन्स बिटवीन, और वहां पॉपुलेशन कम है, मीन्स 70 से 80% वहां रिजर्व्ड है। जो मैंने जम्मू में, जब मैंने कुछ सवालात पूछे थे रिजर्वेशन के बारे में, वहां भी मैंने इसका इंकशाफ किया था, और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि थोड़ा प्रॉब्लम है, लॉपसाइडेड है इन फेवर ऑफ जम्मू। फिर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो भी जब आप देखेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे जो शेड्यूल ट्राइब्स कश्मीर रीजन में हैं, अगर 100 सीटें मिलती हैं तो हमारे वालों को तो 5 या 6 मिलती हैं, या 7, 93 तो उधर चली जाती है। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद किया और शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया, देखिए पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, उसमें जो पहला झटका लगा वो पीडीपी कांग्रेस गवर्नमेंट में लगा, कि जब उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स को अलाउ किया टू पार्टिसिपेट इन रिक्रूटमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, विच वॉज नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल। बिकॉज अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कर रहे हैं, अगर वहां शेड्यूल कास्ट नहीं है तो जबरदस्ती क्यों आप रोक रहे हैं। फिर डिविजनल लेवल की भी होती थी, वो भी बंद कर दी। मुझे पूरा नहीं है, लेकिन कुछ सट इसमें पीडीपी और कांग्रेस के टाइम मिली है, और जो बाकी सट है वो 2008 से 2014 कांग्रेस और एनसी के टाइम में हुई। इसमें एक बात बता दूं मैं रिजर्वेशन में, इसमें नेशनल कंसेंसस है, इसमें कांग्रेस भी चुप करके बैठी है और बीजेपी भी चुप करके बैठी है। बोथ इन देयर रिस्पेक्टिव टाइम्स हैव इरोडेड द कश्मीरी एकेडमिक क्लाउट इन दी रिक्रूटमेंट्स। जो कश्मीरी का पढ़ने का क्लाउट है, इंटेलेक्चुअल का क्लाउट है, उसको इरोड करने में दोनों नेशनल पार्टीज ने वक्फन फवक्तन इसमें रोल खेला, और अभी भी सब चुप करके बैठे, कोई उफ नहीं करा। और इस गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने तो टोटल डेमोलिश कर दिया। इनका तो पूरा है ये, एक वो थीरी बता रहे हैं कि जी कश्मीरीज ने जो जुल्म किया है 500 साल, अब हम उसको अंडू कर रहे हैं। ये जो अपने प्राइवेट जो इनके होते हैं, बैठकें होती हैं, उसमें जब ये एंजॉय करते हैं कि जब कश्मीरी बच्चा, अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं, जो कश्मीरी पंडित है उसको भी नहीं बख्शा है। ये सारा कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन के खिलाफ, मैं आपको ये बता दूं। ये बड़ा एंजॉय करते हैं कि भाई अब देखिए जैसे हमारे पंडित हैं, तो हमारा उनके साथ लाख इख्तलाफ हो, हम जब इनसे बात करते हैं हम बोलते हैं हमारे पंडित बड़े सुपीरियर हैं, वो बड़े ये हैं, तो इनको वो भी जो हजम नहीं होता है। तो जब ये बैठे रहते हैं तो ये अक्सर जो है उनकी या हमारी बात लेकर अपने आप को मुबारकबादी देते हैं कि भाई ये। और मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन का ये मकसद नहीं है कि आपने एक पर्सन ए को नौकरी दी और पर्सन बी को नहीं दी। आफ्टर ऑल ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, इसमें वो मैन पावर निकलता है जो कल इस मुल्क को चलाएगा, जो कल इस कंट्री को चलाएगा, इस स्टेट को चलाएगा, हमारी सरकार को चलाएगा, यूनियन गवर्नमेंट में आएगा। डॉक्टर्स बनेंगे टॉप क्वालिटी के, आपके इंजीनियर्स बनेंगे। आपकी जो पूरी दुनिया में किस जगह हमारे डॉक्टर्स ने हमारा नाम रोशन नहीं किया है, हमारे इंजीनियर्स ने हमारा नाम रोशन नहीं किया है, हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोफेशनल्स हैं उनने हमारा नाम रोशन नहीं किया है। ये नहीं चाहते, ये कहाँ, अगर आपका रिजर्वेशन होता तो वो कहाँ होते, वो तो सिलेक्शन ही होती। यही बात मैंने जब असेंबली में बोली तो इनके एक असेंबली मेंबर साहब वो उठे और वो शोर करने लगे,
क्या हमारे लोगों में आपने बोला कि हमारे लोग जो है वो कम अकल होते हैं। मैंने बोला यार मैंने वो तो नहीं बोला, लेकिन अगर वो इतने अकलमंद हैं तो फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, ये तो सीधी सी बात है। बड़गाम इलेक्शन को आप एनसी कैसे के ले थे रहे वो बाय द वे, हैं? और किसी एनसी के मेंबर में वहां इंटरवीन नहीं किया। वो बड़ा गुस्सा कर रहे थे तो मैं देख रहा था। मैंने लगा करे सारी दुनिया देखे कि वहां से बोल रहे हैं हम रैशनलाइजेशन करेंगे, इनका मेंबर है, देखिए क्या कर रहे हैं। बड़गाम इलेक्शन को आप कैसे ले रहे देखो यार, बडगाम इलेक्शन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, हैं? बिकॉज बडगाम में डेमोग्राफिक्स कुछ डिफरेंट है। उधर रिलीजन का एक क्लाउड है, एक कम्युनिटी का क्लाउड है, फिर उसमें जो है दो तीन बड़े लीडर हैं जिनका अपना क्लाउड है। सो वो, और फिर जो हमारी शिया बरादरी है उनकी एक काफ़ी बड़ी पकड़ है वहाँ। फिर वहाँ आगाज़ हैं, फिर मौलाना इमरान अंसारी साहब हैं, उनका क्लाउड है, रूल्ला साहब हैं, उनका क्लाउड है, फिर जो आगा हसन साहब हैं उनका क्लाउड है, उनके बेटे उठे हैं। सो पहले तो ये है, ये जो हार्ड कोर वोट होता है, ये कल्ट वोट होता है, ये इधर उधर नहीं जाता है। सो इसमें जो लड़ाई है वो फिर नॉन शिया सुन्नी वोट के लिए, जो 15 से 20 हज़ार पॉल होगा, वो कहाँ जाएगा वही डिसाइड करेगा। बट इट इज़ नॉट लाइक एन इलेक्शन इन हंदवारा और कुपवारा और पुलवामा और पामपोर, ये वो नहीं है, ये इंडिकेट कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए जितना आप कंफ्यूज हो उतना मैं भी हूँ, इसमें नहीं मालूम पड़ रहा है ये किस जगह यानी कि जाएगा। इससे हारने या जीत से किसी की न वेव बनेगी तो न किसी की साख्त खत्म होगी। बंद नहीं ना बन सकती है, आपको भी तो पता है वहाँ रिलीजियस क्लाउड का मामला है। वहाँ मतलब इसमें जो है वो आ जाता है, इसमें जो है एक कम्युनिटी का आ जाता है। दे विल वोट फॉर देयर रिस्पेक्टिव लीडर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे वर्क और नॉट, है ना, एक वो लॉयल्टी का फैक्टर। आम लोगों में हमने आज देखा कि लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तामीर तरक्की का नया बाब शुरू होगा, लोगों के मसाइल जो हैं इस वक्त वो परेशान हैं वो ख़त्म होंगे, लेकिन लोगों में अब वो बदलती तस्वीर नज़र आ रही है क्योंकि कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर ही नहीं पा रही है। उस हवाले से जब हम गाँव देहात में जाते हैं, 1 मिनट में सज्जाद साहब इस पे क्या रद्द अमल करेंगे? नहीं, मैं एज एमएलए नहीं जा पाता हूँ, हालांकि मैं रूलिंग पार्टी से नहीं हूँ। अब लोगों को नहीं पता है कि एमएलए तभी कुछ कर पाएगा जब रूलिंग पार्टी कुछ करे। जब रूलिंग पार्टी ही नहीं कही है, जब वही नहीं कुछ करना चाहते, इतना ही नहीं है, मैंने एक डीओ लिखा यूनियन मिनिस्टर को, तो उन्होंने वहां से लिखा सरकार को कि भाई आप इनके काम ऐड करो। पैसा यूनियन गवर्नमेंट ने देना है, आज 3 महीने हो गए इन्होंने नहीं भेजा। बोला अपोजिशन का मेंबर है, हम क्यों भेजेंगे। ये हालत जहां सरकार की हो, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब कहीं ये देखे, मुझे पूछे, मैं वो चिट्ठी उनको भेज दूंगा। दिस इज द लेवल ऑफ हिज गवर्नेंस, दैट यू आर गोइंग टू पनिश वोटर्स जिन्हें आपके लिए वोट नहीं किया। हालांकि इस हंदवारा में मेरे तो सिर्फ 700 से 600 से जीता है, आपके लोगों ने भी तो वोट डाले, अगर कुछ आता तो उनको भी तो फायदा होता। अब आप देखिए, वहां परसों सीएम साहब आए थे हंदवारा, तो उन्होंने बोला कि वो मेडिकल कॉलेज में आपके हवाले कर दूं। अरे भाई, तू क्या हवाले कर देगा, आप क्या हवाले कर देंगे, वो तो 2019 में हवाले हुआ है, 2018-17 से तो हम काम कर रहे हैं उस पर। फिर वो तब हवाले हुआ जब तब हमारी सरकार नहीं थी हालांकि, लेकिन काम हुआ था, हवा में तो आता नहीं है। वो एटीएम डालकर तो वहां से या मैकडोनल्ड की दुकान से तो मेडिकल कॉलेज मिलता नहीं है, उसके लिए तो काम करना पड़ता है। बट जब से ये आए, दे हैव एंश्योर्ड टू क्रिएट एम्पेडिमेंट्स, तब से कुछ नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं बन रही। आप देखिए, आखिर पर मैं एक ही सवाल आपसे पूछूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके राबते बीजेपी के साथ हैं, तो यहाँ से आप भी लगातार उन पे ये वार करते हैं कि हर काम करते हैं वो फिक्स होता है विद बीजेपी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इनके रवाबित आज से ज़्यादा है? मेरी बात सुन, एक ही मिनट आप मेरा बैकग्राउंड देखो। जी। अगर मैं कभी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, मैं अपने सर्वाइवल के गया कि साहब मुझे स्पेस दो, मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरा कोई लेना देना किसी से नहीं है, बिकॉज मुझे मालूम है इस वक्त भी मुझे बख्श नहीं रहे। यहाँ एजेंसीज हैं, वो नहीं मानती हैं, वो मुझे नहीं देखती हैं, मेरे फादर को देखती हैं, मुझे नहीं देखते हैं, मेरे फादर इन लॉ को देखते हैं। मेरी वाइफ 1 साल से अब यहाँ नहीं, मेरी फैमिली ये होगी, लेकिन ये अब इनका नया है। जेल में महराज साहब हैं, महराज मलिक साहब, सर्टिफिकेट ये देंगे। जेल में वो है, कुर्बानी वो दे रहा है, वहां बार्क में वो सोया हुआ है, लाइन में खड़ा वो होता है टॉयलेट के बाहर सवेरे, लेकिन यहाँ देकर ये बोलेंगे ये उसके साथ मिला, ये इनका नया, ये एक नई, मैं तो डिजीज ही बोलूंगा, ये एक नई डिजीज है। बाकी जहां तक बीजेपी के राब्ते से सवाल है, कोई 2 से 2.5 करोड़ के शॉल इन्होंने दिए हैं उनको, पहना पहना के वोट कश्मीरी लोगों से लिए कि मैं बीजेपी को बाहर रखूंगा, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन शॉल डाल दिया। वो शाल वाले भी बेचारे खुश हैं, उनका रेट बढ़ गया, इतने हमने शाल ली है।
परसों एक मैं आपको बता दूं, मुझे एक ऑफिसर ने बोला, हंसा रहा था, बोला सर किसी को बोलना नहीं, तो मैं तो उनका नाम नहीं ले रहा हूं उनको। यहाँ एक आए थे सेंट्रल मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे वो वाला शॉल चाहिए जो उमर साहब ने वहां डाला। तो उमर साहब के शॉल इतने हिट हो गए हैं कि जो वहां से आता है बोलता मुझे शॉल 2-3-2.5-3 करोड़ के उनने डाले। जो बीजेपी का बंदा आता है उसके साथ या ये दिल्ली में बैठे होते हैं या इधर बैठे होते हैं, रिज्जू साहब आते हैं, वो रिज्जू साहब आते हैं, वो तब आते हैं जब उनसे मिलना थोड़ा अच्छा नहीं था, बिकॉज तब उन्हें वक्त बिल जो है प्रेजेंट और पास भी करवाई थी। उनके साथ इनको रंगे हाथों पकड़ा जाता है ट्यूलिप गार्डन में, फिर बोलते हैं मैं तो चक्कर करने आया था। अच्छा, और फिर आपको नहीं पता थी, आपकी सिक्योरिटी टीम तो पहले जाती है, वो तो पहले आपको बोलती है यहाँ कौन है। फिर अभी वाइस प्रेसिडेंट आए थे, उनके साथ बड़े गुलचरे बना रहे थे, 2-3 घंटे बैठकर गप्पे लगा रहे थे। तो क्या वो मौसम का डिस्कशन कर रहे थे। वहां जाते हैं तो होम मिनिस्टर साहब से दिन में भी मिलते हैं, रात में भी मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिलते हैं। फिर जो वहां एनएसए साहब हैं उनके साथ तो रोज ही मिलना होता है इनका जब वहां जाते हैं। तो मुझे आप ये बता दें, ये मिल रहे हैं दिन रात, ये मुझे नहीं समझ आई, तो हम कहां से बीजेपी हो गए। ये जो बीजेपी का पेंतरा है ये एक बार चला, ये बार बार नहीं चलेगा। अलबत्ता मैं आपको एक बात बता दूं, कश्मीरी लोगों को किसी चीज पर भी वोट डालना, लेकिन इस पर नहीं डालना, ये झूठ। अपनी दिमाग लड़ाओ, सिवाय कांग्रेस के यहां सब पार्टियां जो है एक न एक बार बीजेपी के साथ बैठी। अपना दिमाग तो लड़ाओ, कौम को भी तो अपना दो। और एक और अब कौम को बोल, वो बोलेंगे मुझे कभी कि भाई कौम बोल रही है, ठीक है ना, मैं गलत मान लिया, अब अपनी तरफ देखो। अगर ये सच है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो काम नहीं कर रही है बल्कि जुल्म कर रही है रिजर्वेशन के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू, तो जो वो जुल्म किसी पर हो रहा है, या मेरे इलाके में अगर किसी मेरे वर्कर की माँ का कैंसर है या बच्ची को कोई प्रॉब्लम है लेकिन उसको मेरे जिद से कहीं और दूर ट्रांसफर किया है, ये ताकत जो इन्हें दी उन लोगों ने दी जिनको इनको वो, तो अल्लाह की बारगाह में अगर इनको सवाल पूछा जाएगा, इनसे भी तो पूछा जाएगा कि 70 साल आप उसी जालिम को, आपको पिछले 5 साल का भूल गया था कि आपने नए 5 साल के लिए गरीब के लिए जो है एक, वो तो शुक्र मैं आपको मनाऊं कि इनके पास पुलिस नहीं है। क्योंकि मुझे याद है मेरे फादर के वर्कर्स होते थे, एक नारा बुलंद करने पर शाम को पुलिस सीधे कठुआ इनको पहुंचा देते थे। ये जो आज ये रोना धोना, ये मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, आज जी फलां को कठुआ ले गए, आज जी फलां को हीरानगर ले गए। हमने तो बचपन से ये देखा है, किनके हाथ हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ। सो अब ये भी हमें जब प्रूव करना पड़े, इस पर भी जब हमें दलील देनी पड़े, तो वो कौम जो